करते हैं क्योंकि आज मार्केट में बहुत ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है और मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो तीन बातें मुझे आज बतानी है। एक तो ये कि मार्केट में इतनी ज़बरदस्त गिरावट आई तो उसका क्या क्या रिफ्लेक्शंस हुए। दूसरे ये जो डीप सीक है, एक चाइनीज़ ऐप निकल के आया जो चैट जीपीटी के चैलेंज में है, उसकी वजह से क्या तूफान मचा है, सिलिकॉन वैली हिल गई उसके शॉक से। और तीसरा पॉइंट मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है। इन तीन बातों पे हम आज बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मार्केट देखते हैं हम। आज ज़बरदस्त मार्केट में गिरावट थी। निफ्टी आप देखिए लगभग 1.25% के आसपास 1.19% गिरी है, पौने 300 पॉइंट, और उसने एक बहुत महत्वपूर्ण लेवल्स तोड़े। सेंसेक्स 824 पॉइंट या 1% से ज़्यादा गिरा है। लेकिन सबसे तगड़ा झटका लगा है आईटी शेयर्स को। निफ्टी आईटी स्टॉक्स आप देखेंगे तो 3.4%, 3.5% की बड़ी गिरावट इसमें देखने को मिली। उसके बाद फिर टीसीएस, इन्फोसिस, सीएलटेक, विप्रो, कोफोर्ज और परसिस्टेंट 5% से ज़्यादा गिरे हैं। तो एक बड़ी गिरावट आईटी स्टॉक्स में देखने को मिली है। मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप में 4% और 3% देखने को मिली रिस्पेक्टिवली। तो एक बड़ी गिरावट जो मार्केट में देखने को मिली, उसकी वजह से बहुत सारे लेवल्स टूटे, बहुत सारे लोगों को पैनिक हुआ, बहुत सारे मैंने कॉल्स अटेंड किए। एक ज़बरदस्त मार्केट में डर सा था कि अचानक से मार्केट में आज क्या हुआ, क्योंकि ये जो डीप सीक वाली खबर है ये आज रात में नहीं आई है, वरना मैं अपने ग्लोबल में जिक्र करता। लेकिन ये दावोस में जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कॉन्फ्रेंस हुई तो वहाँ पे इसकी चर्चाएं शुरू हुई हैं, और उसके बाद मार्केट पे इसका इम्पैक्ट आज देखने को मिला था। एक्चुअली तो किसी ने शायद अंदाजा नहीं लगाया होगा कि मार्केट पे इतना तगड़ा शॉक इसकी वजह से आएगा। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त देखने को मिला, और इसकी वजह से एक सेकंड में इस पर कर लूँ मैं तो ठीक चलेगा। आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। तो जब ये डीप सीक शॉक वाला लगा तो बहुत सारे लोगों ने ये सोचा कि भाई ये क्या हो गया, मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आ रही है। तो वो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो मार्केट जो इस समय गिर रहा है, नो डाउट आप उसको देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें देखने को ये मिलेगा। एक मिनट इसको मैं रोटेट कर दूँ, शायद ये रोटेशन पे गड़बड़ जा रहा है। मैं उसको एक सेकंड करता हूँ। ओके, तो एक बड़ी गिरावट इसमें देखने को मिली। मैं कुछ क्वेश्चन भी लूँगा आपके। तो पहला तो ये कि मार्केट में एक तगड़ी गिरावट देखने को मिली। देखिए एक चीज़ बहुत समझिए, मार्केट को एक बहाना चाहिए था गिरने के लिए, और वो बहाना मार्केट को मिला। किसके रूप में मिला? डीप के बारे में मिला। क्वेश्चन यहाँ पे है कि क्या सिर्फ उसकी वजह से मार्केट गिरा या वो एक बहाना था। मेरा मानना है कि डीप सीक एक बहाना था और बड़ी खबर थी, उसको भी आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन उसकी वजह से मार्केट गिरा, जिसके बारे में हम लगातार आपको वार्न कर रहे हैं, आपको सावधान कर रहे हैं कि मार्केट बहुत वीक विकेट पर खड़ा हुआ और एनी टाइम उसमें एक बड़ी गिरावट हमको देखने को मिल सकती है। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि एक दिक्कत आई। अब इस मार्केट की फॉल के पीछे डीप सीक कितनी बड़ी चीज़ है, इसको समझते। जो मेरा दूसरा पॉइंट है कि डीप सीक क्या है, कौन सी बला है जिसने इतना भयानक तूफान मचा दिया मार्केट में। तो देखिए डीप सीक जैसे चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, ओन है, इस तरीके का एक चैटबॉट है जिसमें जैसे आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं, उसी का एक ये चाइनीज वर्जन है। चीन ने तूफान मचा दिया, पूरी सिलिकॉन वैली हिल गई है। लिटरली बता रहा हूँ मैं आपको, हिल गई है। सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के जो हेड है, उन्होंने तक कहा कि हमको इसको बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत है। क्यों इतना ज़्यादा डीप सीक से मार्केट डरा? तो डीप सीक R1 और डीप सीक R10 दो वर्जन है इसके, और इसने बिल्कुल चैट जीपीटी जैसा ही एक मॉडल बनाया जिस पर आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। हाई स्पीड सर्च है, कोडिंग इवन चैट जीपीटी से बेटर कर सकते हैं इसमें आप। तो इसने तूफान मचाया। देखिए एडवांस जो लैंग्वेज मॉडल है, जो LLM के ऊपर बना हुआ है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे, आसान भाषा में बताऊं तो आपको अगर दुनिया में कुछ भी सर्च करना है ना, तो आप चैट जीपीटी जाके करते हैं, वो आपको देता है। चैट जीपीटी क्या काम करता है?
दुनिया भर में उस टॉपिक पर जो भी डेटा के रूप में चीज़ें अवेलेबल है उन सबको वो कोलेट करता है, एसिमुलेट करता है और उसके बाद रिफाइन करके आपको देता है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल जिसको एलएलएम कहते हैं, उसका भी यही काम है कि वो अलग अलग कोड्स में जो चीज़ें हैं पूरी दुनिया में उसको इकट्ठा ला के आपके सामने पेश करें। तो डीप सीक ने नया क्या किया, ऐसा क्या कर दिया डीप सीक ने कि पूरी दुनिया में एकदम तहलका मच गया। तो देखिए, डीप सीक एक चाइनीज कंपनी है जिसका नाम डीप सीक, एक स्टार्टअप है, उसने इसको बनाया। चीन की एक प्रांत या जगह के लीजिए हैंजाऊ, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, हैंजाऊ नाम की जगह में इसका हेडक्वार्टर है। और 2023 में, सोचिए आप, मुश्किल से एक साल में 2023 में लियांग वेनफेंग नाम के एक व्यक्ति ने, जो कि खुद एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, उन्होंने इसको बनाया और इसको इसी महीने यानी जनवरी में ही 2025 में ही इसको लॉन्च किया। और लॉन्च करते ही मिलियंस में इसके डाउनलोड्स और इसको लोगों ने यूज़ करना शुरू किया। तो इसमें ऐसा क्या है, ऐसा क्या तूफान मचा दिया डीप सीक ने कि सबकी एकदम हालत ख़राब है। आप यूएस मार्केट को देखिए, वहाँ के स्टॉक्स को देखिए तो गिरे हुए हैं सारे। प्री मार्केट, अभी तो यूएस खुला नहीं होगा, लेकिन अगर आप प्री मार्केट देखेंगे वहाँ पे तो एनवीडिया की सबसे ज़्यादा हालत ख़राब है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट देखिए आप, बाकी स्टॉक्स को देखिए आप, सब गिरे हुए हैं। खास बात क्या है चैट जीपीटी? खास बात यह है कि चैट जीपीटी के मुकाबले डीप सीक बहुत ही सस्ता है। बहुत सस्ता, जब मैं कह रहा हूं तो लिटरली बहुत सस्ता है चैट जीपीटी। और इसका जब मैं कंपैरिजन कर रहा हूं तो आप थोड़ा समझिएगा, इसको दोबारा से मैं बता दूंगा आपको। ओपन एआई का जो चैट जीपीटी जो करती है, ओपन एआई, उसका जो चार्ज है वो $15 पर मिलियन इनपुट का है। दोबारा से बताता हूं, चैट जीपीटी जो है $15 पर मिलियन आउट इनपुट का है और $60 पर मिलियन आउटपुट टोकन चार्ज है। इतनी उसकी कॉस्ट आती है, इतना महंगा है वो। लेकिन जब आप डीप सीक में जाते हैं, सेम चीज, तो डीप सीक कैसे करता है? $2.19 पर मिलियन आउटपुट टोकन है और 0.55 यानी आधा डॉलर, लगभग 55 सेंट पर मिलियन का इनपुट कॉस्ट है। इतना सस्ता, इतना डिफरेंशियल है, इसीलिए तहलका मचा डीप सीक को लेकर के, क्योंकि ये कॉस्ट वाइज सस्ता है। आपको पता होगा कि इस पूरे प्रोसेस में एआई के उसमें बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम होता है, बहुत हाई स्पीड एडवांस, मोस्ट एडवांस चिप्स लगती हैं जिस पे इस डेटा को प्रोसेस किया जाता है। और वो चिप लोग एनवीडिया से खरीदते हैं। एनवीडिया में उस तरीके की क्षमता है कि वो बहुत हाई स्पीड एडवांस मॉडल की चिप बना लेते हैं और वो फिर दूसरे को देते हैं। लेकिन बिना उस चिप के इस्तेमाल किए हुए लोकली डेवलप्ड अदर्स चिप्स पे डीप सीक ने ये बना दिया पूरा एक अपना डीप सीक R1 जिसका नाम है, और एक R10 भी है, इनको बना दिया जो कि लगभग वैसा ही काम करते हैं या कुछ मामलों में उससे बेटर काम करते हैं। यानी अगर आप कोडिंग करके देखेंगे उसमें तो वो चैट जीपीटी से बेटर होगा, जेमिनी से बेटर होगा। तो अगर इतना सस्ता ये आया है और मात्र 2023 से आज तक के बीच में आ गया है, तो नो डाउट आप दूसरे के कंधे में बैठ के रिसर्च करते, बहुत बेसिक रिसर्च आपको मिल गई होगी, तो इसने तहलका मचा चूंकि इसकी कॉस्ट बहुत कम है और वो चिप भी यूज़ नहीं किया जो बहुत महंगी लगती है। क्या ये वाकई कारगर है? डेफिनेटली कारगर है, बहुत इम्पैक्टफुल है। दुनिया भर में आप आर्टिकल्स पढ़िए, हर एजेंसी, हर अखबार भरा पड़ा हुआ है डीप सीक के बारे में, तो आप खुद पढ़ के देखेंगे कि ये एग्जैक्टली वैसा ही काम करता है जैसे चैट जीपीटी करता है। एआई का पूरा फंक्शन ये कर लेता है, ये उसके बराबर या उससे बेटर है। तो मैंने आपको कॉस्ट कंपेरिजन बताया कि एक जगह जहाँ पे इनपुट इतना महंगा है, $15 तक आउटपुट आ रहा है, वहाँ पे $2.25 या $2.25 से नहीं कम, $2.15 पर मिलियन टोकन आउटपुट का खर्चा आ रहा है। तो ये सस्ता है। अब यूएस मार्केट में क्यों इतने तहलका मचा? देखिए, आप वहाँ से चिप नहीं ले सकते थे। इससे पहले वाली रजीम ने भी बैन लगाया था कि बहुत हाई स्पीड, हाई प्रोसेस मोड एडवांस जो चिप हैं वो चीन को नहीं दी जाएंगी, जिससे कि वो रिसर्च नहीं कर पाए। लेकिन उसने करके दिखा दिया, अपनी चिप पे किया। अब बहुत सारे लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं कि
पहले से ले रखी होंगी या कुछ किया होगा, चाइना बहुत क्लोज्ड है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन निकल के नहीं आती है, मान लिया, माना, लेकिन जो यूज कर रहे हैं डीप सीक वो उसके एक्सपीरियंस को जो आपसे शेयर कर रहे हैं, और अगर मान लो उसने ऐसा किया होगा तो आगे भी तो उसको ही काम करना है, तो हम लोग देखेंगे। तो अगर इसकी वजह से पूरे एआई इंफ्रास्ट्रक्चर या एआई पैक का डायमेंशन बदलने वाला है, तो सचमुच मैं बता रहा हूं कि बहुत ज्यादा इससे चेंजेस आएंगी। तो अब पूरी सिलिकॉन वैली में से तहलका मचा हुआ है, तो एनवीडिया भी गिर गया क्योंकि उसका चिप, अब भाई इतना महंगा चिप क्यों लेंगे, बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, सारे जो मेटा भी कर रहा है, गूगल भी कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट भी देखिए, एनवीडिया भी देखिए, सब लगे कि एआई पे बहुत खर्चा करना है, लेकिन उस खर्चे का आप करेंगे क्या जब वो उससे सस्ते में कोई चीज़ बन के आ गई तो लोग उसको लेंगे। तो इस वजह से डीप सीक ने एक तगड़ा शॉक दिया है पूरी आईटी इंडस्ट्री को, जो कि एआई पे इतना रिलाई कर रही थी, और इतने हाई वैल्यूएशंस पे जो स्टॉक ट्रेड कर रहे थे उनकी यूएस में पिटाई हुई है प्री मार्केट। अभी खुलने के बाद क्या होगा हमें पता नहीं, हम लोग देखेंगे उसको, लेकिन आज हुआ। उसी का असर आप देखिए भारत में हुआ, भारत में भी आप देखिए बहुत तगड़ी पिटाई हुई, खासतौर पे आईटी, हमने बताया 3.5% आईटी इंडेक्स गिरा है और सारे आईटी स्टॉक्स गिरे। हालांकि हमारे यहाँ उतना ज़्यादा एआई पे काम नहीं होता है, हमारे यहाँ सर्विसिंग का काम ज़्यादा है, लेकिन फ्यूचरिस्टिक है ना, हम तो तैयारी कर रहे थे कि हम उसी तरह से करेंगे, खर्चे कर रही थी कंपनियां, ट्रेनिंग ले रही थी, अब दूसरी तरह की ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ेगी, ये सस्ता मॉडल आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसने आईटी को गिराया, एक सेंटिमेंटल नेगेटिव था। अगेन मैं कह रहा हूँ कि मार्केट सिर्फ इसी वजह से नहीं गिरा, गिरना था उसको एक बहाना चाहिए था और वो बहाना सामने आ गया। तो एक बड़ी चीज ये हुई। तो दो बातें आपको हमने बताई कि आज मार्केट में इतनी तूफानी सेलिंग क्यों हुई, जिसमें मिड कैप स्मॉल कैप बेचारे बहुत पिट गए, आईटी पिटा, मेटल पिटा, मीडिया स्टॉक्स पिटे, सारे पिटे, उसमें ये ज्यादा पिटे। दूसरा कि ये डीप सीक वाला क्या है और उसने क्यों इतना सबको शॉक दिया है, क्यों इतना तहलका मचाया कि सिलिकॉन वैली हिल गई। तीसरी बात भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल ले लूं। कई सारे लोग यहाँ पे सवाल भेजे, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग है तो हम लोग कुछ बातचीत करते हैं। अब इसमें कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या आईटी स्टॉक्स में इस समय एंट्री लेनी चाहिए, शॉकर लगाए। तो मेरे ख्याल में अभी थोड़ा सा वेट करिए, जब तक पूरी एयर क्लियर नहीं हो जाती, पूरी तस्वीर साफ नहीं हो जाती, तब तक इसको बचना चाहिए। मेरे ख्याल में इसमें बहुत ज़्यादा एडवेंचरस नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से ये है। स्टॉक स्पेसिफिक बहुत सारे लोग सवाल पूछे, तो मैंने आपसे कई बार कहा कि मैं स्टॉक स्पेसिफिक कॉल नहीं दे सकता, क्योंकि मैं सिविल रजिस्टर नहीं हूँ, अलाउड नहीं मुझे। लेकिन सेक्टोरली मैं आपको बता सकता हूँ कि मेटल में, किसी ने पूछा कि मेटल में इतना क्यों पिटाई हो गई, तो भाई मेटल में इसलिए पिटाई हो गई क्योंकि मेटल भी तो चाइना से कनेक्टेड है। अगर चाइना में इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं और वहाँ की इकोनॉमी में कुछ उथल पुथल होगी, तो हमारा बहुत सेंसिटिव सेक्टर का तो वो गिरेगा। तो मुझे लगता है कि ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए इसमें। ये जो पूरी तस्वीर निकल के आ रही है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बनती जा रही है। चलिए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या करना है आपको, क्योंकि आपका जो सबसे बड़ा कंसर्न है कि आपको इस समय क्या करना है। केमिकल सेक्टर पर ओवरव्यू, राजीव गुप्ता जी, केमिकल सेक्टर भी बहुत हद तक चाइना पे डिपेंडेंट है, और मेरे ख्याल में आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अगर चाइना पे कुछ टैरिफ वगैरह आते हैं तो ये सेक्टर काफ़ी इंपैक्टेड होगा और उसका असर हमारे ऊपर भी आएगा, क्योंकि हम लोग काफ़ी चीज़ें चीन से प्रभावित होती हैं, कई चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं और उसकी प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो केमिकल सेक्टर में कोई व्यू बनाने से पहले आपको थोड़ी सी स्थिति और साफ हो जानी चाहिए। मिस्टर जर्नी, माई जर्नी, क्या आरबीआई रेट कम करेगा इस टाइम? मैंने पिछली बार लाइव किया था कल, हमने बताया था कि मेरे समझ से नहीं करेगा। हालांकि इसमें नोमूरा की एक रिपोर्ट पढ़ा था, वो लोग मानते कट होगा, एसबीआई की तरफ से होगा, दावोस में बहुत सारे लोग कहते कट होगा, लेकिन मुझे इसलिए नहीं लगता कि मैं बहुत साफ बताऊं कि जो करेंसी हमारी वीक हुई ना, अगर रेट कट होगा तो करेंसी थोड़ी और वीक हो सकती है और उससे फिर महंगाई पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मेरी समझ ये कहती है कि नहीं होगा, बाकी फिर आरबीआई जो करे वो उसकी बात हमें माननी होगी। बजट में कुछ अच्छा होगा क्या मार्केट के लिए? मैं बहुत उम्मीद से हूँ कि बजट पे कुछ अच्छा होना चाहिए, और शनिवार के दिन अगर बजट हो रहा है और मार्केट खुला हुआ उस दिन, तो मुझे लगता है कि कुछ तो अच्छा होना ही चाहिए। कल हमने जिक्र किया था कि एग्रीकल्चर सेक्टर फोकस में रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, पीएलआई वाले, एग्री ग्रोथ बढ़ाने वाले सेक्टर, यानी जो केमिकल, एग्री से रिलेटेड केमिकल वाले, उस पर नज़र रखिए आप, ये सेक्टर रहेगा।
एनर्जी पे बहुत फोकस रखिए क्योंकि एनर्जी कंजम्पशन लगातार बढ़ रहा है, तो उस पर भी काफ़ी कुछ होगा, ये मुझे लगता है। इसके अलावा एक है प्राइवेट बैंकिंग का नियर फ्यूचर क्या है, वेणुगोपाल सी। वेणुगोपाल जी देखिए, प्राइवेट बैंकिंग सबसे कम गिरने वाला सेक्टर है। जो भी 4, 5, 6, 8, 10 टॉप बैंक्स हैं हमारे प्राइवेट सेक्टर के, उसमें अगर आप देखिए तो हाई से भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं हुए हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आगे बहुत बड़ी गिरावट आएगी या नहीं आएगी, मैं ये प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो सेक्टर वैल्यूएशन के लिहाज से आप देखेंगे, बुक वैल्यू देखेंगे या उनकी रिटर्न ऑन एसेट्स वगैरह देखेंगे तो आपको कंफर्टेबल दिखेंगे, इसलिए वो ज़्यादा गिरे नहीं है। तो मुझे तो वो सेक्टर ठीक लगता है कि आपको बैंकिंग सेक्टर पे इतना नेगेटिव नहीं होना चाहिए, खासतौर पर प्राइवेट बैंकिंग थोड़ा बेटर यहाँ पे रहना चाहिए। रिन्यूएबल सेक्टर पर मैंने अभी बताया सर कि बहुत फोकस है इसका सरकार का, तो उस पर रहेगा। नीलम सिंह जी ने कहा व्हाट इज योर व्यूज ऑन डिफेंस सेक्टर। नीलम जी, डिफेंस सेक्टर राइजिंग सेक्टर है, फोकस सेक्टर है, बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी कंपनियों की वैल्यूएशंस तूफानी है, एकदम सुपर से भी ऊपर निकल गए हैं। तो इसलिए थोड़ा उसमें आपको नया निवेश अभी थोड़ा रुकना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, क्योंकि डिफेंस सेक्टर बहुत अच्छा है, राइजिंग है, लेकिन वैल्यूएशंस अगर बहुत ऊंचे हो जाएंगे, जैसे अब मैं डेटा देख रहा था, नाम मेरे को लेना ठीक नहीं लग रहा, लेकिन एक स्टॉक है, मैंने उसका चार्ट देखा जो डिफेंस के लिए काम करता है, तो पिछले 3 साल का चार्ट में देख रहा था, अभी भी वो 500% की गेन पे बैठा हुआ है, करेक्शन के बावजूद। एक साल में करेक्शन हुआ नहीं, उसके बावजूद वो 500x पे है, 500 टाइम्स पे, सॉरी 500% पे, एक्स पे नहीं। तो मुझे लगता है कि अभी भी वो बहुत रिच वैल्यूएशंस पे है, तो इसलिए डिफेंस सेक्टर में मेरी सलाह ये है कि थोड़ा हाई वैल्यूएशंस है तो उस पर दूसरा रखिएगा। विशाल मेगा मार्ट पर आपका व्यू, निशान चौधरी जी। निशान जी, विशाल मेगा मार्ट एक कहानी सुनाता हूँ लोगों के बीच में, छोटी सी, और उससे आप समझ लीजिएगा। मैं किसी स्टॉक के बारे में कोई कमेंट नहीं करता, इसीलिए मैं भी रिसेंटली, मैंने कल भी बताया था कि एक मॉल में गया, मैंने वहाँ एक दुकान देखी। उस दुकान में मैंने, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी, मैंने कुछ अपने लिए चीज़ें लेनी थी, मैं देखने गया तो वहाँ पे 25-30 कम से कम सेल्समैन रहे होंगे और 40 रहे होंगे कम से कम, और ग्राहक हमारे ऐसे 3-4 थे। उसमें भी वो ऐसे घूमने घामने गए होंगे ज़्यादा, क्योंकि मैं भी घूमने गया था, मैंने कुछ खरीदा नहीं। मैंने उनसे पूछा, बोला हाँ थोड़ी सी दिक्कत तो है यहाँ पे, तो एक मुझे वो लगा। दूसरा, मैंने एक बड़ी कपड़े की दुकान थी, उसमें गया, बहुत बड़ी कपड़े की दुकान थी वो, उसमें एक भी ग्राहक नहीं था, बस मेरे लिए शॉकिंग था। तो उन्होंने बताया कि नहीं हम लोग थोड़ा हाई एंड में है, तो हमारे यहाँ इसी तरीके से होता है। मैं ये कहना कोशिश कर रहा हूँ कि अभी वैल्यूएशंस, डिमांड और जो ट्रेंड है उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। इन्वेंट्री कैसे कंपनियां मैनेज कर रही हैं कहना बड़ा मुश्किल है, तो थोड़ा वेट करिए इस पर। मेरी राय है कि थोड़ा वेट करिए, इसलिए स्पेसिफिक्स पे मैं नहीं जा रहा हूँ, वे रिसेंटली वो आए हैं। ओक संतोष लिख रहे हैं ट्रम्प के डर से मार्केट को गिरा दिया, एक आध दिन में खत्म हो जाएगा, भारत में ट्रम्प का कोई बुरा असर नहीं होगा, एक्सपायरी शॉर्ट कवरिंग में आएगा। संतोष जी, इसमें ट्रम्प से कोई लेना नहीं। आज की गिरावट तो डीप सीक वाली थी और उसकी वजह से गिरा, मार्केट को एक बहाना चाहिए। अगर मान लीजिए ट्रम्प का कोई डर होता, तो ट्रम्प का डर क्या है, भारत में तो अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो ट्रम्प से डरने वाली बात नहीं है, लेकिन फैक्ट्स अलग है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और लेता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि आपको करना क्या है। पावर सेक्टर इन्वेस्ट किया जा सकता है क्या, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, मैंने आपको बताया था कि रिन्यूएबल पावर, ग्रीन एनर्जी, कोल पावर, थर्मल पावर जिसको बोलते हैं, या विंड पावर, हाइड्रो, ये सारे सेक्टर्स में अच्छी आपको ग्रोथ मिल सकती है आने वाले समय में। वैल्यूएशंस देखिएगा, क्योंकि सरकार का इस पर फोकस है, इससे बच नहीं सकते, ये एक आवश्यक चीज़ है। क्योंकि अभी हम लोग जब डीप सीक डिस्कस कर रहे थे, तो एआई में बहुत बिजली लगती है, डेटा सेंटर में बहुत बिजली लगती है, हमारे घरों में डेली कंजम्पशन में बहुत बिजली लगती है, गांव छोटे शहरों में हर जगह आप देखिए तो एसी लग रहे हैं, उसमें बिजली काफ़ी कंज्यूम होती है। तो बिजली का जो कंजम्पशन हमारे ना काफ़ी बढ़ने वाला है, ग्लोबली बढ़ रहा है, हमारा भी बढ़ने वाला है। तो पावर सेक्टर मेरे हिसाब से ठीक है। स्टॉक स्पेसिफिक कोई किसी के वैल्यूएशन कैसा मैं अभी नहीं देख के कह सकता, तो इंडिविजुअल बताऊंगा नहीं, लेकिन पावर सेक्टर मुझे लगता है काफ़ी आने वाले समय में बढ़ना चाहिए। तो ये तो हो गई। अब मैंने कुछ क्वेश्चंस ले लिया आपके, मैंने डीप सीक की बात करी है, मैंने आज का मार्केट इतना बुरी तरीके से गिरा तो कुछ डेटा आपके सामने रखे हैं। एफआईज लगातार बेच रहे हैं, जनवरी में ही मेरे ख्याल में 65-70 हज़ार करोड़ की सेलिंग वो कर चुके हैं। आपको करना क्या है, तीसरा पॉइंट ये है सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको क्या करना है। मैंने पहले भी कहा था कि मैं जब
लाइव में आता हूँ तो मेरी सलाह खास तौर पे इन्वेस्टर्स के लिए होती है, पोजिशनल इन्वेस्टर्स के लिए होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए होती है। ट्रेडर्स के लिए मैं इसलिए नहीं कुछ कहता हूँ क्योंकि वो लोग स्क्रीन देखते हैं, चार्ट देखते हैं। आपको कुछ नहीं करना है अभी फिलहाल। ये मैंने कल भी कहा था कि आप बड़े इवेंट्स को हो जाने दीजिए, रुक जाइए, ऐसी कोई ट्रेन नहीं छूटी जा रही है। आपको इस समय नया निवेश कुछ नहीं करना है। आपकी SIP चल रही है, चलने दीजिए। आपने म्यूचुअल फंड में लमसम डाल रखा है, पड़ा रहने दीजिए। आपने गुड क्वालिटी के बढ़िया स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में लिया है, लेकिन ऊपर से वो 30% करेक्शन हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं, उनको वहीं रहने दीजिए। इस समय अपनी अच्छी क्वालिटी के स्टॉक को बेचना सबसे बड़ी गलती होगी, SIP रोकना और बड़ी गलती होगी, और म्यूचुअल फंड्स को से विड्रॉ करना और बड़ी गलती होगी। इसमें कुछ नहीं करना आपको। नया निवेश से आपको इसलिए बचना है क्योंकि जो बड़े बड़े इवेंट हैं उनको एक बार हो जाने दीजिए, पास हो जाने दीजिए, उसके बाद होगी। और मैंने एक सेफ साइड लेने के लिए कि डस्ट सेटल हो जाए, तूफान निकल जाए, तो 31 मार्च तक कृपा करके इस फाइनेंशियल ईयर तक धैर्य रखिए थोड़ा। अगर आज जो स्टॉक आपको दिख रहा है कि मान लीजिए एग्जाम्पल XYZ 100 रुपये का था, 30% करेक्ट होकर वो 70 का आ गया, आपको लगता है कि ये लेने का अच्छा मौका है, रिट्रेसमेंट हो गया है, और मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं करना है, और कल वो वापस 80 रुपये का हो जाए, तो आप कहोगे हमने कहा था नहीं लेना, देखिए मेरा नुकसान करा दिया आपने। लेकिन अगर वो कल को दोबारा 40 रुपये हो गया, तब आप क्या करोगे? तो ना हमको मालूम है ना आपको मालूम है। अगर आप मेरी बात को आप समझ रहे हैं जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप 10 रुपये ऊपर ले लेंगे, वो चलेगा। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि 70 वाला 40 हो जाए और आप बहुत परेशान हो जाए। हर एक आदमी का पोर्टफोलियो देखिए रेड में है, बड़ा बड़ा जो 30% गेन बैठे होते हैं वो या तो इवेंट पे है या वो 10% लॉस में है। तो अपने पोर्टफोलियो को सेव करिए। इस समय कोई इन्वेस्टमेंट अभी मत करिए। ये फाइनेंशियल ईयर के लिए मैं तो 31 मार्च तक की, इसलिए मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि बहुत सारे इवेंट हैं। पहला इवेंट बजट है, उसके बाद आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है, उसके बाद फरवरी ख़त्म होते होते ही आप देखेंगे कि Q4 के रिजल्ट्स और GDP का नंबर भी आएगा बीच में, एक Q3 का। उसके बाद आप नए साल की तैयारी में लग जाएंगे और इस Q4 के रिजल्ट डिस्काउंटिंग शुरू हो जाएगी, एडवांस टैक्स वगैरह मार्च में आना शुरू हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि आप मार्च के रिजल्ट की डिस्काउंटिंग करेंगे। जो मैंने भी आपको चैनल चेक बताया है, इसका असर आप उसमें देखेंगे। तो मेरी ये राय है कि 31 मार्च तक आपको कुछ नहीं करना है। इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स तो भाई रोज दिन में करते रहते हैं, आप लोग चार्ट देख लेते हैं, मैं उस बारे में कोई कमेंट नहीं करूँ क्योंकि मुझे चार्ट देखना नहीं आता है, सीखूंगा तो फिर बताऊंगा उस पर। तो इसलिए आपको ये काम करना है। तो क्या करना है आपको? फिलहाल आप इन्वेस्टर हैं तो अपना पैसा सेव करिए, BP मत बढ़ाइए, आराम से पिक्चर देखिए, मज़े करिए। और आज क्यों गिरावट हुई है मैंने आपको बता दिया। हो सकता है कि 1-2 दिन में इससे हम इस शॉक से उबर आए, US ही उबर आए, कुछ नई चीज़ निकल आए। ऐसा नहीं कि डीप सीक आ गया तो सब पूरा सब खत्म ही हो जाएगा, कुछ ना कुछ इसका रास्ता निकलेगा। बिलियंस ऑफ डॉलर लोग लगा के बैठे हैं तो कुछ तो रास्ता निकलेगा। लेकिन ये एक बड़ा चैलेंज है, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सत्य नडेला जी कह रहे हैं, जो कि बहुत बड़े आदमी हैं, माइक्रोसॉफ्ट चला रहे हैं। तो कृपया अपने पैसे को सेव करिए। इस वक्त इन्वेस्टमेंट, लमसम, बॉटम फिशिंग, फॉलिंग नाइफ को पकड़ना, इन सब से बचिए, क्योंकि जब आपके पास कैश रहेगा तो आप किंग रहेंगे, और जब मार्केट एकदम अच्छे लेवल पर आपको मिलेगा फिर लगेगा कि हाँ बाइंग करना चाहिए, तो मैं ही आपको बताऊंगा कि हाँ आप स्लोली बाइंग करनी चाहिए। आपको सिर्फ एक काम करना है, अपनी लिस्ट रेडी करिए कि ये स्टॉक मुझे अच्छा लगता है, ये बढ़िया है, इस पर हमको निवेश करना है। उसको आप लिस्ट तैयार करिए, उसके बारे में थोड़ी पढ़ाई करिए। होपफुली आपको थोड़ी समझ में आई होगी बात कि ये डीप सी क्या बला है, ये क्यों गिरा, इसका क्या असर होने वाला है, आज मार्केट में क्या हुआ और आपको क्या करना है। ऐसे ही तमाम लाइव स्ट्रीमिंग और वीडियोस मैं बनाता रहूँगा। आपको जैसा भी लगा है, अच्छा लगा बुरा लगा, कमेंट करके मुझे बताइए। और अगर आप मुझे क्रिटिसाइज करते हैं तो बहुत अच्छी है, आपका स्वागत, मैं उससे कुछ सीखता हूँ। अंत में यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, और सुझाव भी दीजिए कि आप किस विषय पर और देखना चाहते हैं, तो उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, एंजॉय करिए, तैयारी करिए मार्केट की, और देखते हैं US में आज क्या होता है। फिर अगर कुछ बड़ी चीज़ हुई तो हम कल फिर से बातचीत करेंगे। अगर नॉर्मल रहेगा तो फिर नहीं, लेकिन आज चूंकि मैंने कहा था कुछ भी बड़ी चीज़ होगी तो मैं ज़रूर आपके पास आऊँगा। आज बड़ी चीज़ हुई तो मैं आपके पास आया। होपफुली आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, एंजॉय।